हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक वो होगा दोस्तों नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। तो हमारा जो पीएसआई का पेपर है दोस्तों, तो उसके अंदर और पटवारी के अंदर इससे क्या है कि सीधा सीधा हमारे इकोनॉमिक्स दिया गया है और इकोनॉमिक्स का वेटेज है वो भी बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों। तो उसके अंदर हमारा एक टॉपिक दिया गया है अलग से जिसका नाम है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, फैक्ट तो हमारे याद हो जाते हैं, लेकिन नेशनल इनकम किस प्रकार से निकाली जाती है, अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो हमसे नहीं हो पाते हैं। अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो चाहे आर्ट के हो, तो आपको क्या है कि दोस्तों इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता है। तो एक एक विधि से हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आय। तो उसके एक दो मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। वैसे फैक्ट आप इसके जो फैक्ट हैं वो बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं एक दो फैक्ट आपको बता देता हूँ जो कि मेन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो उस फैक्ट के अलावा नहीं पूछे जाते। लेकिन अगर आपको और भी फैक्ट हैं तो वो किसी बुक से याद करें ना, फैक्ट तो कोई भी याद कर सकता है। मेन आपको जो कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ से क्लियर कर दूंगा। तो हमसे क्या है कि दोस्तों सबसे पहले पूछा जाता है कि नेशनल इनकम, इसकी जो नेशनल इनकम और जो पर कैपिटा इनकम होती है, मतलब प्रति व्यक्ति आय, तो इसकी सबसे पहले जनगणना किसने की भारत के अंदर, मतलब इसे कैसे पता लगा कि नेशनल इनकम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो हमारे दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखी थी जिसका नाम था दोस्तों पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले बुक लिखी थी, ये लिखी थी दोस्तों 1863 ईस्वी में। इससे क्या है कि दोस्तों ये है क्या है फैक्ट है, लेकिन इसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो मैं सीधा आपको बता देता हूं। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1863 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने क्या है कि जो प्रति व्यक्ति आय है यानी पर कैपिटा इनकम यानी पीसीआई, इसका मतलब होता है पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय है, वो इन्होंने सबसे पहले कैलकुलेट की थी और वो बताया था 20 रुपए प्रति व्यक्ति। तो ये क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों पूछ लिया जाता है परीक्षा के अंदर, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। और आप ये बोलोगे ये तो नेशनल इनकम है, ये प्रति व्यक्ति आय है। तो दोस्तों अगर नेशनल इनकम निकलेगी तभी प्रति व्यक्ति आय निकलती है। नेशनल इनकम होती है उसी के अंदर क्या होता है दोस्तों, जनसंख्या, जो हमारा जो पूरे देश की जनसंख्या है उसका भाग दिया जाता है, तभी पर कैपिटा इनकम निकल कर आती है। तो सबसे पहले इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एक दूसरा मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था यानी 1949 की बात है, इसके अंदर क्या हुआ था दोस्तों, एक राष्ट्रीय आय की जो गणना करने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय समिति। तो ये दोस्तों राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई थी जिससे कि देश की जो राष्ट्रीय आय है उसकी जनगणना की जाए। मैंने आपको बताया नहीं दोस्तों कि राष्ट्रीय आय क्यों जरूरी है किसी भी देश की कैलकुलेट करना। उसी के अनुसार पता चलता है कि जो देश है उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, और जो प्रति व्यक्ति आय है या उसकी परचेजिंग पावर है अदर कंट्री के थ्रू देखें तो हम अदर कंट्री से कंपेयर करेंगे तो वो किस प्रकार से है कि उसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है या कम है, तो वो सब राष्ट्रीय आय से ही पता लगता है। इसलिए राष्ट्रीय आय की जनगणना करनी जरूरी होती है दोस्तों। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि 1949 के अंदर क्या है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष बनाया गया पीसी महालनोबिस को। ये थे इसके अध्यक्ष जो 1949 में एक समिति बनाई, और इन्हीं ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था CSO। इसे हम कहते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो इसका हिंदी में नाम लेंगे हम केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय।
तो इसी समिति ने इस संगठन की स्थापना की थी। यही क्या होता है दोस्तों, जो नेशनल इनकम के लिए जो आंकड़े जुटाते हैं वो CSO द्वारा ही कैलकुलेट किया जाता है, और इसकी जो मदद है वो दोस्तों NSSO करता है। लेकिन जो मेन है, जो आंकड़े देता है हमारे जो राष्ट्रीय इनकम के, वो देता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो ये जो इसके आंकड़े हैं वो जुटाने का काम करता है, और यही कैलकुलेट करता है कि जो नेशनल इनकम है वो कितनी है। तो ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों, वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको जो फैक्ट थे ये इसके अंदर बता दिए हैं। अन्यथा तो आपको और भी अगर कोई फैक्ट है तो वो आप बुक से सीधा पढ़ सकते हो। मेन इसका इतना ही था। मेरा मेन मकसद रहेगा वो रहेगा आपको जो नेशनल इनकम है वो किस प्रकार से निकाली जाती है उसके बारे में। तो चलिए उसी के बारे में स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इसे इरेज कर देता हूँ। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो किस हिसाब से की जाती है, कौन सी विधि से की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है दोस्तों वो हम 3 मेथड से कर सकते हैं। पहला होता है दोस्तों हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड यानी उत्पादन विधि, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड कह देते हैं। दूसरा हमारा होता है दोस्तों आय विधि, जिसे हम इनकम मेथड कह देते हैं। और तीसरा हमारा होता है दोस्तों वो होता है व्यय विधि, जिसे हम एक्सपेंडिचर मेथड कह देते हैं। इसे हम कहते हैं दोस्तों प्रोडक्ट मेथड, इसे कहते हैं इनकम मेथड, इसे कहते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, उत्पाद के अंदर जो एक वित्तीय वर्ष के अंदर जो GDP की तरह होता है दोस्तों, उसके अंदर हम देखते हैं कि जो उत्पाद है वो कितना हुआ देश के अंदर और उसका अंतिम मूल्य होता है। उस विधि द्वारा क्या होता है दोस्तों, हम इनका जो हमारी नेशनल इनकम है उसको हम ज्ञात करते हैं। आय विधि से हम ये देखते हैं कि व्यक्तियों की कितनी आय है, उसके हिसाब से हम क्या होता है दोस्तों नेशनल इनकम को ज्ञात करते हैं। और व्यय विधि में क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति ने कितना व्यय किया और कितनी बचत की। लेकिन कितना व्यय किया और कितनी बचत की इसके आंकड़े जुटाना ज़रा मुश्किल है। तो इसलिए हम क्या होता है देश की इनकम निकालने के लिए इसका उपयोग कम करते हैं, इन 2 विधियों का उपयोग करते हैं, जिससे कि हम नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। तो हमसे मेन इसमें यही पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय निकालने की विधियाँ कौन सी हैं। तो उसमें हम उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, अगर ये 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हमने इसे बता दिया है। अब हम क्या करते हैं, जो आय और व्यय विधि है इससे जो नेशनल इनकम निकलती है उसको अब हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं जीडीपी में क्या होता है दोस्तों, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, मतलब एक जो वित्तीय वर्ष है उसके अंदर देश के अंदर कितना उत्पाद हुआ उसको कैलकुलेट करना ही क्या होता है, हमारा जीडीपी होता है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जीडीपी 1 नंबर पर। ये दोस्तों राष्ट्रीय आय, अगर हमें राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो उसके ये मेन पहलू है, इसी के द्वारा हम क्या है राष्ट्रीय आय की जनगणना करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जीडीपी, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो दोस्तों इस सकल घरेलू उत्पाद के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर कितना उत्पाद हुआ और कितनी सेवाएं दी गई, उसका अंतिम मूल्य हम इसके अंदर ज्ञात करते हैं। तो मैं बता देता हूं सबसे पहले तो एक वित्तीय वर्ष कितना होता है दोस्तों, 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक का जो टाइम होता है वो हमारा एक वित्तीय वर्ष होता है। इसी को हम वित्तीय वर्ष के रूप में कैलकुलेट करते हैं। आय व्यय का जो देश का पता लगता है, एक्सपेंडिचर कितनी आय हुई कितनी व्यय हुई, वो इसी एक वित्तीय वर्ष के अंदर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसकी डेफिनेशन होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो एक वित्तीय वर्ष के अंदर जो उत्पाद और सेवाएं हैं उसका जो अंतिम मूल्य होगा उसी को हम क्या कहेंगे, जीडीपी। जैसे हमने ये कोई देश मान लिया, हमें अगर कोई देश की निकालनी, कोई विशेष स्थान की निकालनी है, किसी की भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने ये भारत देश मान लिया,
इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो सीमा है इसके अंदर यहाँ यहाँ या कहीं पर भी कोई भी उत्पाद हुआ है या कोई भी सेवाएं दी गई है, उसका जो अंतिम मूल्य होगा, अंतिम मूल्य वो ही हमारा जीडीपी होगा। यानी उत्पादन और सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी होता है। और देश की सीमाएं कहाँ तक, जैसे भौगोलिक सीमा हमारी स्थल के ऊपर, जैसे स्थल है, इसके अलावा जो समुद्र के अंदर भी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 200 नॉटिकल मील होती है दोस्तों, वो भी क्या होता है, उसी देश की सीमा होती है। जिस देश के सारे समुद्र की सीमा 200 नॉटिकल मील तक लगती है, वो उसी देश की सीमा के अंदर काउंट की जाएगी। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, 12 नॉटिकल मील होती है। वहां तक तो क्या है कि कोई भी देश उस समुद्र के अंदर खनन कर सकता है। जैसे हमारे भारत के साइड में लग रहा है कोई समुद्र, जैसे अरब सागर है, तो उसके अंदर अगर 12 नॉटिकल मील है तो वहां तक तो हम नीचे खुदाई कर कर कोई भी खनिज भी निकाल सकते हैं। वो उसके ऊपर जो स्वामित्व होगा, यानी जो अधिकार होगा, वो हमारा होगा। लेकिन तो फिर आप ये बोलोगे 200 नॉटिकल मील क्या है? 200 नॉटिकल मील ये है कि अगर 200 नॉटिकल मील तक अगर कोई भी जहाज जाता है तो वो हमारे यहाँ पर कस्टम वालों को वहाँ पर उसे चुंगी देकर जाना होगा। वो जो उससे जो आय होगी हमारी, जो टैक्स होगा, जैसे हम रोड टैक्स देते हैं टोल टैक्स के ऊपर, ऐसे ही यहाँ पर भी टोल टैक्स होते हैं। तो यहाँ पर जो आय होती है वो जीडीपी के अंदर दोस्तों काउंट की जाती है। और जो यहाँ पर जो खनन हो रहा है वो भी हमारी जीडीपी के अंदर काउंट किया जाएगा। यहाँ पर अगर सोना चांदी कुछ भी निकल रहा है तो ये आपको इससे क्या है कि दोस्तों क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। ज्योग्राफी में इसके बारे में पूरा बताया गया है। नॉटिकल मील क्या होता है दोस्तों, लगभग 1.84 किलोमीटर का एक नॉटिकल मील होता है, जिसे आप ये समुद्री सीमा को नापने के लिए होता है नॉटिकल मील। और वैसे अगर हम इसे समझे तो किलोमीटर के अंदर समझे तो इतना होता है। तो ये आपको समझ गया होगा कि क्या होता है जीडीपी। जीडीपी का अगर आप एक शब्द में समझो तो जो जोग्राफिकल एरिया है जितना, उसके अंदर जो जितनी भी वस्तु है और जितनी भी सेवाएं दी गई हैं उसका अंतिम मूल्य। और अंतिम मूल्य क्या होता है जो दोस्तों, जैसे मैंने एक ब्रेड है उसको खा लिया एक दुकानदार को रुपए देकर, तो मैंने उसे जैसे 10 रुपये में लेकर उसे खा लिया, तो वो उसका अंतिम मूल्य हुआ। वैसे तो वो ब्रेड है, उसके लिए आटा भी आया है, उसके लिए अंडा भी आया है, तो कितने का अंडा आया कितने का आटा आया, इसे अगर हम अलग अलग कैलकुलेट करें तो दोस्तों हमारा बहुत सारा टाइम लग जाएगा और जो आंकड़े हैं वो भी अधूरे रहेंगे, शुद्ध आंकड़े हमारे पास पर्याप्त नहीं होंगे। फिर उसके अंदर कितना मतलब कॉस्ट लगी, मशीनरी की कितनी कॉस्ट लगी, कितना क्या डला, वो सब उसके अंदर काउंट होगा। फिर उसे थोक मार्केट में बेचा, रिटेलर को बेचा, फिर वो दुकान में आया। तो उन सभी मूल्य को अगर जोड़ेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, कई बार 2 बार चीज़ें काउंट हो जाती हैं। तो उन सभी का उपयोग हम इसमें नहीं करते। वस्तु का अंतिम मूल्य उसे कहते हैं। जैसे ब्रेड लिया दुकान से मैंने और उसे मैंने 10 रुपये में लिया, और उसे ये नहीं कि मैंने आगे जाकर 15 रुपये में बेच दिया। मैंने जहाँ पर उसे खा लिया, जैसे मैंने 10 में लेकर उसे 15 में बेच दिया, तो वो अंतिम मूल्य नहीं होगा, वो 15 ही अंतिम मूल्य होगा कि 15 रुपये वाले ने उस वस्तु को यूज कर लिया। जैसे मैंने ब्रेड लिया और उसे खा लिया, कितने रुपए में लेकर मैंने उसे खाया, वही उसका अंतिम मूल्य होगा। तो किसी भी वस्तु का अंतिम मूल्य भी आपको निकालना आ गया होगा। अब हम क्या है कि हमारा क्या है 20 मिनट का मैटर बचा है, उसके अंदर आपको राष्ट्रीय आय का पूरा पता लग जाएगा। मेन ये जीडीपी ही था कि जीडीपी के अंदर हम अंतिम प्राइज किसे लेते हैं। अब हम क्या है कि 5 मिनट के अंदर इसे खत्म करते हैं, देखिएगा आपको कैसे चुटकियों में समझ में आएगा। तो चलिए इसे एक बार हम इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों आपको क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद का पता लग गया होगा कि एक ज्योग्राफिकल एरिया है, जैसे कोई भी एक निश्चित एरिया है, उसके एक वर्ष के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर कितना उत्पाद हुआ है, कितनी सेवाएं दी गई हैं, उसका अंतिम मूल्य होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों अगला स्टेप। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं एनडीपी। एनडीपी का मतलब होता है दोस्तों नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब हुआ दोस्तों शुद्ध घरेलू उत्पाद। मतलब शुद्ध उत्पाद कितना हुआ, मतलब हमने जो उत्पाद किया, जैसे कोई प्रोडक्ट बनाया, तो उसके अंदर जो मशीन की घिसावट हुई, उसके अंदर कितना खर्चा लगा, वो अगर निकाल दे तो हमारा जीडीपी के अंदर से अगर वो निकाल दे तो हमारा शुद्ध क्या है
कि शुद्ध डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो आ जाएगा। जैसे हमने जीडीपी लिया, यहाँ पर हमने लिया जीडीपी, और इसमें से डेप्रिसिएशन यानी हमारा जो मूल्यह्रास है वो घटा देंगे हम, इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। यानी मूल्यह्रास, यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के अंदर जो मशीन की जो घिसावट हुई है वो अगर हम जीडीपी से निकाल दें तो वो क्या होगा दोस्तों, हमारा जो एनडीपी है वो वहां पर आ जाएगा। तो जीडीपी माइनस डी यानी डेप्रिशिएट हमारा क्या होता है दोस्तों, जीडीपी होता है। तो इसमें परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि एनडीपी बराबर क्या होता है दोस्तों, एनडीपी क्या होता है, तो एनडीपी होता है जीडीपी माइनस डी यानी डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एनडीपी बराबर क्या होता है, तो इसे इस प्रकार से हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल स्टेप है दोस्तों। जैसे हमने जीडीपी के में जो उत्पाद बने हैं उसको उत्पाद को बनाने पर जो मशीन की घिसावट हुई है वो निकाल दे तो हमारा एनडीपी है वो निकल कर आ जाएगा। देखिएगा कितना आसान है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी यहाँ पर तीसरे नंबर पर, वो होगी हमारी जीएनपी। जीएनपी को हम कह देते हैं दोस्तों ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका हिंदी होगा दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मैं एक बार इसे इरेज कर देता हूं, आपको एक ही उसके अंदर लिखकर बता देता हूं मैं एक में ही कि जीडीपी जीएनपी बराबर होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएट यानी कि मूल्यह्रास यानी कि मशीनों की घिसावट। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब जो जो दोस्तों ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है उसके अंदर क्या होता है तो दोस्तों अब हम देखते हैं जो हमारी जीएनपी होती है वो क्या होती है। तो हमने इसमें देखा कि जीएनपी जीडीपी माइनस डेप्रिसिएट यानी मूल्यह्रास है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंदर हम देखेंगे, जैसे हमने ये एक जोग्राफिकल एरिया माना था जिसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों जीडीपी काउंट होती है कि इसके अंदर कितनी कमाई हुई है इस क्षेत्र के अंदर, चाहे वो देश हो विदेश हो, कोई भी व्यक्ति हो इस क्षेत्र के अंदर कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, उसकी जो आय है जो अंतिम मूल्य है वो हमारे देश की जीडीपी में काउंट होगा, न कि उस दूसरे देश की। तो इसके अंदर हमें क्या करना है दोस्तों, अगर हमें ग्रॉस नेशनल इनकम निकालनी है तो उसके अंदर राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, राष्ट्रीय जो हमारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी विदेशों से अर्जित आय है, जैसे हमारे लोग हैं भारतीय लोग वो अदर कंट्री में काम कर रहे हैं, जो उनकी आय उनसे जो अर्जित आय होती है वो हमारे देश के अंदर आती है, वो इसके अंदर हम जोड़ेंगे। और जो हमारे देश में हम जो निर्यात करते हैं उससे जो आय प्राप्त होती है वो इसके अंदर हम जोड़ेंगे और वो हम घटा देंगे। जैसे हमारे देश में कोई विदेशी काम कर रहा है वो जो आय हमारे देश से अर्जित कर बाहर ले जा रहा है वो हम घटाएंगे, और जो आयात में हमारा जो खर्चा लगा वो हम घटाएंगे, और जो निर्यात में हमारे पास आया वो हम इसमें जोड़ देंगे। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे जीडीपी और जो हमने लिया, जैसे हमें विदेशों से प्राप्त आय है और निर्यात से प्राप्त आय है वो इसमें हम जोड़ देंगे। उसे हम मान लीजिए हम एम लिख रहे हैं, मतलब विदेशों से प्राप्त आय और जो निर्यात से प्राप्त आय है उसे हम एम लिख रहे हैं, और विदेशों को जो आय हमारे देश से जा रही है और जो आयात में खर्च हो रहा है उसे हम माइनस एक्स लिख देंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, जीडीपी प्लस एम माइनस एक्स, ये हमारी जीएनपी हो जाएगी। इसे हम क्या आते हैं दोस्तों, एम का मतलब वो हो गया, जैसे मैं किसी विदेश में काम कर रहा हूँ वहाँ पर जो मेरी सैलरी है वो मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ, तो वो क्या होगा, वो एम के अंदर काउंट होगी। जैसे मैंने जो आय कमाई विदेशों से अर्जित आय, वो भारतीय नागरिक हूँ जैसे मैं, और मैंने जो आय कमाई वो हमारी भारत की जो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसके अंदर काउंट होगा, और जो ऐसे निर्यात से जो हमने फ़ायदा कमाया है वो इसके अंदर काउंट होगा। लेकिन जो हमारे देश से बाहर अर्जित आय गई है, हमने जो आयात किया है
वो अगर देश से बाहर जा रहा है तो वो हमारा माइनस होगा, तो वो हमारी जो टोटल बनकर आएगी वो जो GNP है वो हमारे सामने आ जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों, जैसे इसमें हमें ये पता चल गया कि विदेशों से हम कितना रुपए कमा रहे हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों, विदेशों से अगर ये हमारी GDP है और ये हमारी GNP है, अब हमें क्या होता है दोस्तों, ये देखा जाता है कि अगर ये ज़्यादा है, GNP हमारी है वो ज़्यादा है या GDP ज़्यादा है, तो दोस्तों हमारी GDP ज़्यादा होती है और GNP कम होती है, क्योंकि हम विदेशों से आय तो कम करते हैं और क्या होता है दोस्तों, हमारी आय है वो आयात के रूप में जो विदेशी बाहर वाले लोग हैं वो ज़्यादा हमारे यहाँ से रुपए है वो लेकर जाते हैं और हम विदेशों से अर्जित है वो कम करते हैं। इससे ये पता चलता है कि कौन सा देश कितना विकसित है। जिसकी GNP ज़्यादा होती है दोस्तों, मतलब GNP ज़्यादा होती है GDP से, वो एक विकसित देश के रूप में माना जाएगा। लेकिन भारत की क्या होता है दोस्तों, GNP हमेशा कम होती है, विकासशील देश है। और ये GNP सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों विकसित देशों की, और GNP का ही काउंट होता है कि GNP से पता लग जाता है कि किस देश की क्रय क्षमता कितनी है, उसकी दक्षता है वो कितनी है। दोस्तों GNP ज़्यादा हमारे विकासशील देशों की नहीं होती है, क्योंकि हमें आयात ज़्यादा करना पड़ता है, निर्यात कम, और विदेशों से हम आए हैं वो अर्जित कम कर पाते हैं। इसलिए हमारी क्या होती है दोस्तों, GNP हमेशा कम होती है, ज़्यादा होने का तो नाम ही नहीं है। GNP ज़्यादा हो जाएगी उस दिन तो हम विकसित हो ही जाएंगे। और एक हमें इससे ये पता लग जाता है, जैसे ये GDP है हमारी, मतलब सकल घरेलू उत्पाद है, और अगर इसके बराबर ही क्या हो जाए, GNP हो जाए, तो उसे हम क्लोज इकोनॉमी कहेंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्यों होगी, क्योंकि हमारा जो एक जोग्राफिकल क्षेत्र जैसे इंडिया का है, इसके अंदर कितना लाभ कमाया वो हमारा क्या होता है, GDP के अंदर काउंट होता है, चाहे इसमें विदेशी हो कुछ भी हो। और GNP में क्या होता है कि विदेश का निकाल दिया जाता है, और देश विदेश का निकालते हैं हम, M को प्लस करते हैं और X को माइनस करते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर ये दोनों बराबर होंगे GDP और GNP, तो उसका मतलब क्या हुआ, न तो आयात क्या न निर्यात क्या, और आयात और निर्यात नहीं होगा तो वो क्लोज इकोनॉमी के अंदर आता है। इसीलिए हम इससे क्या पता कर सकते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी, किसी देश की इकोनॉमी अगर क्लोज्ड है तो उसका GDP और GNP लगभग बराबर होगा। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा GNP भी। लगता है मुझे ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इससे क्या होता है दोस्तों, विदेशों से जो प्राप्त आय है और विदेशों में जो प्राप्त आय है उसे जोड़ते हैं, और हमारे देश से जो आय है वो बाहर आयात के रूप में जा रही है या वहाँ के लोग कमा रहे हैं, वो उसे माइनस कर देते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, हमारा GNP है वो निकल कर आ जाता है। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हमारी जो लास्ट स्टेप है वो चौथे नंबर की होती है दोस्तों, NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल ना शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, शुद्ध के अंदर क्या होता है, जो हमारी GDP जो हमने देखा था GNP निकली थी, उसमें से डेप्रिसिएशन घटा दे यानी कि मूल्य ह्रास को घटा दे, जैसे हमने GDP में घटाया था, यानी मशीनों की घिसावट वगैरह वगैरह घटा दे, तो हमारा क्या होता है दोस्तों, NNP है वो निकल कर आ जाता है। और NNP से ही हमारी जो दोस्तों नेशनल इनकम है वो काउंट की जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, नेशनल इनकम है वो भी दो प्रकार से काउंट की जाती है। एक तो होता है मार्केट प्राइस पर यानी MP, एक होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट को आप क्या कह सकते हो, प्रोडक्ट कॉस्ट भी एक बार मान सकते हो आप कि प्रोडक्ट कॉस्ट ही ये होती है। यानी जो नेट नेशनल यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है उसी के द्वारा हम दोस्तों क्या है कि नेशनल इनकम को ज्ञात करते हैं। लेकिन एक तो मार्केट प्राइस पर होता है और एक होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट पर। तो मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, वो आपको जानना जरूरी है दोस्तों। जैसे हमें नेट नेशनल इनकम निकालनी है दोस्तों, तो हम NNP से निकालेंगे, लेकिन वो एक तो मार्केट प्राइस पर निकलती है और दूसरा NNP हमारी निकलती है फैक्टर कॉस्ट पर।
और इसी इसी कॉस्ट के ऊपर जब हमारी एनएनपी निकलती है उसे ही हम नेशनल इनकम कहते हैं, नेशनल इनकम। इसे ही हम एनआई यानी कि नेशनल इनकम कहेंगे, जो एनएनपी निकलेगी हमारी फैक्टर कॉस्ट पर। अब हम देखते हैं मार्केट प्राइस क्या होती है और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। जैसे मार्केट प्राइस है दोस्तों, जैसे कोई वस्तु है, जैसे वो हमने यहाँ पर जो कंपनी है उसके अंदर हमने प्रोडक्ट के रूप में है, तो वहाँ पर हम अगर उसका उत्पादन कर रहे हैं, तो अगर हमारा उत्पादन में अगर 5 रुपये खर्च आया है, 5 रुपये हमारा उसके उत्पादन में खर्च आया, तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई दोस्तों? 5 रुपये हो गई। और उसे अगर बाजार में जाकर वो लास्ट में हम खरीदते हैं तो वो 10 रुपये की हो जाती है दोस्तों, 10 रुपये की। तो 10 रुपये तो हो गए उसके मार्केट प्राइस, और जो हमारी कॉस्ट हो गई वो कितनी हो गई दोस्तों? वो हो गई दोस्तों 5 रुपये। तो इसके अंदर ये 10 रुपये कैसे बढ़ी? क्योंकि इसके ऊपर क्या हुआ दोस्तों, कुछ टैक्स लगे, और उसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, हमारे कुछ टैक्स लगे, तो ये क्या हुआ, ये 5 से 10 रुपये, ये 5 से 15 रुपये हो गई टैक्स लगने के बाद। लेकिन सरकार ने ये सोचा कि 5 रुपये की चीज़ है वो 15 रुपये की हो गई, अब इसे कौन खरीदेगा? तो अगर लोगों के पास सस्ती चीज़ पहुँचाई जाए, इसलिए क्या आती हैं, इन कंपनियों को सरकार कुछ सब्सिडी देती है। वो कहते हैं कुछ रुपए हम दे रहे हैं आपको सीधा, तो इसके प्राइस है वो आप कम कर दीजिए, तो वो 10 रुपये रख देते हैं, बाकी का 5 रुपये उन्हें सरकार दे देती है। तो वो 10 रुपये दे देते हैं, तो सरकार उन्हें क्या देती है? सब्सिडी। तो फिर वो 10 रुपये होकर हमारे पास आते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, मार्केट प्राइस से अगर हमें कॉस्ट प्राइस के ऊपर आना है, तो हमारे सामने एक तो टैक्स होता है और एक होते हैं कि है क्या होता है हमारे सामने सब्सिडी। तो क्या है, अगर हम मार्केट प्राइस है उसमें से क्या है, जो नेट टैक्स है, जो नेट टैक्स होता है एनआईटी, वो घटा दें, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और प्लस में हम सब्सिडी को अगर जोड़ दें कि सरकार ने कितनी सब्सिडी दी, तो हमारा जो है वो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस जिसे हम क्या कह देते हैं? फैक्टर कॉस्ट। इसे हम कह देते हैं फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट यानी एनएनपी जब फैक्टर कॉस्ट पर निकलती है, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, तो वही हमारी क्या होती है दोस्तों? राष्ट्रीय आय यानी कि इनकम, जो नेशनल इनकम है वो होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल सरल भाषा में समझ गए होंगे आप कि हम नेशनल इनकम को बिल्कुल आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो हमसे लास्ट में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनएनपी मार्केट प्राइस दे देंगे, एक दे देंगे एनएनपी कॉस्ट प्राइस, या आपको देंगे यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट यानी एफएफसी। अब ये कहेंगे कि नेशनल इनकम कौन सी शुद्ध नेशनल इनकम है, तो ये हमारी नेशनल इनकम अब हम किससे काउंट करते हैं? हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। तो ये हमारी देश की नेशनल इनकम है, वो आएगी एनएनपी अपॉन एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट आपको पता ही चल गया होगा दोस्तों, जो हमारा जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर प्लस में सब्सिडी, अगर अप्रत्यक्ष कर को हम एनएनपी, जो एनएनपी होती है हमारी मार्केट प्राइस, उसमें से अप्रत्यक्ष कर प्लस में अप्रत्यक्ष को घटा दें और सब्सिडी को जोड़ दें, तो क्या होगा दोस्तों, हमारी एनएनपी जो मार्केट प्राइस है उससे क्या होगा, हमारी एनएनपी एफसी आ जाएगी। तो इसका अगर हम एक फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये हुआ हमारा एनएनपी, ये हमारा हुआ मार्केट प्राइस के ऊपर। अब इसमें से हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से हम करेंगे कि एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर प्लस में क्या है दोस्तों, हम सब्सिडी को जोड़ देंगे। इसे हम क्या करेंगे, सब्सिडी, कि सरकार द्वारा हमें कितनी सब्सिडी दी गई।
अगर इसको हम करेंगे तो हमारे सामने क्या होगा, NNP इंटू फैक्टर कॉस्ट, ये होगा हमारा जो नेशनल इनकम है उसे ज्ञात करने का तरीका। और अगर हमें प्रति व्यक्ति आय निकालनी है यानी पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय निकालनी है, तो हमें क्या होगा दोस्तों, NNP है जो हमारी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर है, उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर हमारी जो जनसंख्या है, जो जितनी भी हमारी जनसंख्या है, भारत किसी भी देश की जनसंख्या है, तो उसको अगर हम भाग दे देंगे तो हमारी जो निकल कर आएगी वो पर कैपिटा इनकम निकल कर आएगी, जिसे हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो इस प्रकार से दोस्तों आप प्रति व्यक्ति आय भी निकाल सकते हो, और इसी प्रकार से क्या है कि दोस्तों आप क्या है कि नेशनल यानी राष्ट्रीय जो आय है वो निकाल सकते हो। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, इससे बाहर कुछ आता नहीं। यही फॉर्मूले हैं जो परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं। फैक्टर कॉस्ट और जो मार्केट प्राइस है इसे भी पूछे जाते हैं, क्या है इससे GNP से भी पूछ लिए जाते हैं। और ये पूछ लिया जाता है दोस्तों, एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि GDP ज़्यादा होगा या NDP। तो GDP हमेशा ज़्यादा होगा। GDP ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि इसके NDP के अंदर क्या होता है दोस्तों, मूल्य ह्रास को हमें घटाना पड़ता है, इसलिए हमेशा GDP ज्ञात हो ज़्यादा होगा। तो ऐसे छोटा बड़ा करके ऐसे पूछ लिया जाए तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। और ये हमने बताया था कि GNP किसी भी देश की जो क्षमता है, जो दक्षता है, उसको बताता है कि उसका अगर आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है तो वो क्या होगा दोस्तों, एक वीक होगा, हमेशा उसकी GNP है वो कम होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्विक रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों। अब इसके बाद अगर आप बुक से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे या कुछ भी आपके सामने आएगा तो आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो और उसे निकाल सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आप बुक का उपयोग कीजिए और एक बार उसे क्या है कि एक बार आँख से निकालिए, उसी के अंदर देखिए क्या चीज़ क्या होती है। अब आपको बुक भी पूरी समझ में आएगी और उसके बाद आपके क्वेश्चन भी पूरे सोल्व होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।